नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही हैरान करती आई है। एक बार फिर हम सब हैरान हैं ये देखकर कि बीएसपी की तरफ से मायावती जी ने आकाश आनंद को हटाने का जो फैसला लिया है वो आखिरकार क्यों लिया है। वजह परिपक्वता बताई जा रही है। अगर मायावती जी को पहले से ही ये लगा कि वो परिपक्व नहीं है तो फिर उन्हें राजनीति में लेकर इतनी जल्दी क्यों आई, क्योंकि अभी वो 28 साल के हैं और 28 साल में वो परिपक्वता का सवाल उठाते हुए उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा देती हैं। उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था, लेकिन अब ये परिपक्वता कहां से आ गई, इसे लेकर तमाम राजनीतिक चर्चाएं गर्म हैं। आज हम भी करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठपत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, परिपक्वता नहीं है आकाश आनंद के अंदर, आप राजनीति में उनको लेके आई हैं, ये तो आकलन आपने किया ही होगा, क्योंकि आपका अनुभव जो राजनीति का है मायावती जी का वो भी दशकों का है। तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही उनको राजनीति में एंट्री कराई होगी और मायावती जी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी पहचान बनने लगी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये फैसला लिया गया था 5 महीने पहले कि कोऑर्डिनेटर वो बनेंगे और राष्ट्रीय उत्तराधिकारी जो मायावती जी के हैं वो भी वो बनेंगे। दिसंबर 2023 का फैसला था, 5 महीने ये फैसला चला। उस वक्त भी आश्चर्य हुआ था कि कोई व्यक्ति जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा है, अपने परिवार से नियुक्त कर रहा है, जिस परिवारवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टियां जो हैं वो निकली हैं। ये अलग बात है कि वो तमाम पार्टियां आज की तारीख में परिवारवाद के आरोपों को झेल रही हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी आप रख लीजिए। लेकिन कांग्रेस के विरोध में जितनी भी पार्टियां खड़ी हुई थीं वो परिवारवादी राजनीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर खड़ी हुई थी। तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इस तरह से बीएसपी भी। तो ये जब फैसला आया था उस वक्त एक लिटिल नोन पर्सन थे आकाश आनंद, उतना जाना इनको नहीं जाता था। हालांकि सक्रिय ये 2017 के तुरंत बाद हो गए थे, जब से ये भारत आए थे। इनकी पढ़ाई MBA की लंदन में हुई और उसके बाद वो 2017 में आए। और 2017 में जिस तरह की सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली तो मायावती जी को लगा कि परिवार के किसी और व्यक्ति को मौका दिया जाए और वो पार्टी में आकर के पार्टी को दिशा देने में उनकी मदद करे। और उस वक्त से देखा गया कि वो सक्रिय हुए। मुझे वो भी याद है कि जब 2019 में चुनाव आयोग ने 48 घंटे के लिए बहन कुमारी मायावती को प्रचार करने से मना कर दिया था, तो उन 48 घंटों में बड़ी बड़ी सभाएं लगी हुई थी अखिलेश यादव के साथ और स्वर्गीय अजीत सिंह के साथ, क्योंकि उस वक्त ये तीनों दल गठबंधन में थे, बीएसपी, एसपी और राष्ट्रीय लोकदल। उस वक्त वहाँ खड़े थे मायावती जी की जगह पर आकाश आनंद, उनके भतीजे। और ऐसा लगा कि एक उत्तराधिकारी के तौर पर कोई व्यक्ति सामने आ गया है। ये जो रुतबा था ये कभी भी मायावती जी के भाई आनंद को हासिल नहीं हुआ, लेकिन आकाश आनंद को ये हासिल हुआ जो भतीजे थे। और 2019 के बाद से इस बात को लोग मानने लगे कि जो युवा शक्ति है पार्टी की वो आकाश आनंद के भीतर है। लोग उनको सुनने के लिए तैयार रहते थे। और जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में और 23 में, उस वक्त भी काफ़ी सक्रिय वो नज़र आए थे। लेकिन चूँकि इतना बड़ा कद है मायावती जी का कि उसके पीछे जाहिर है कि उनकी अपनी एक छवि नहीं बन पाई थी। लेकिन वो जिस तरह से मैं देख रहा सोशल मीडिया पर, जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनका भाषण सुन रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का आक्रामक जो उनका रुख रहा है मौजूदा सरकार को लेकर उत्तर प्रदेश की, उसी की वजह से कहा जा रहा है कि उनको पद से हटाया गया और उनके भाषणों को लेकर जो शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए उनसे मायावती जी नाराज़ थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही थी। तो वही बात रही कि मायावती जी की छवि के पीछे वो थे और लोग बाग इंतज़ार कर रहे थे कि उनका नेतृत्व भी चमकेगा। अचानक ये फैसला पिछले साल दिसंबर 2023 में आया कि आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी, नामित उत्तराधिकारी हुए। और उसी प्रकार जिस प्रकार कांशीराम जी की उत्तराधिकारी मायावती जी हुई और
वो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी होंगे और उस वक्त ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जगहों पर वो पार्टी को फैलाएंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की जो चुनौती थी उसको देखते हुए धीरे धीरे हम लोगों ने पाया, पहले उनकी सभाएं राजस्थान में लगीं और दूसरी जगहों पर लगीं। जब हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, पैदल भी वो चले, कई जगहों पर लॉन्ग मार्च भी किया उन्होंने, उतना रजिस्टर नहीं हो रहा था उनकी मौजूदगी के बारे में। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उनकी वो बंदिश हट गई कि भाई उत्तर प्रदेश में आपको प्रचार नहीं करना है, और उन्होंने सहारनपुर से शुरुआत की और वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे। और उनके भाषणों में एक बड़ी खास चीज़ देखी जा रही थी, अटैक। और वो अटैक मायावती जी से ज़रा अलग अटैक था। मायावती जी भी आक्रामक रहती हैं, लेकिन आकाश आनंद की जो आक्रामकता थी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। मायावती जी की आक्रामकता अगर आपने देखी होगी तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ रहती है, और भारतीय जनता पार्टी का ही वो एक रूप मानती हैं, समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी, और वो फोकस करती हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। भारतीय जनता पार्टी पर उनकी फोकस कम रहती है। आकाश आनंद की राजनीति को मैंने ऑब्जर्व किया तो पाया कि उनका प्राइमरी फोकस जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और सेकेंडरी फोकस कांग्रेस या समाजवादी पार्टी। लीग से हट गए वो। एक बात तो ये समझ में आती है, जो ये एक्शन हुआ है तो आखिर क्यों हुआ है, तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह लोग ये देख रहे हैं कि जो पार्टी की लाइन थी, शायद उससे इतर वो एक लाइन गढ़ रहे थे और खासे पॉपुलर हो रहे थे। वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे, उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही थी, लोग बाग उनको सुनने के लिए आ रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि बीएसपी फिर से खड़ी हो रही है, पार्टी में जान आ रही है, इट ऑल्सो हैज़ अ स्पाइन। कुछ उस तरह की बातें लिखी जाने लग गई थी उनके बारे में, और जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे थे और बहुजन समाज को एकत्रित कर रहे थे, एक समाज जो कि अपने दबे होने के लिए ही पहचाना जाता है, उसमें कोई व्यक्ति आकर के जान डाल रहा है और वो अग्रेसिव बात करता है, तो लोग बाग उनके आसपास जमा होने लगे थे। ये हकीकत है। दूसरी बात सामने आई कि जिस तरह का टिकट सिलेक्शन बीएसपी का हुआ था, पहले ये कहा जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वैसा था नहीं। ज़मीन पर जो टिकटें बांटी गई थी बड़े तार्किक तरीके से बांटी गई थी, और इसमें भी आकाश आनंद की इनपुट को लोग परख पा रहे थे। जैसे मान लीजिए कि मेरठ की सीट पर अरुण गोविल लड़ रहे थे, तो वहाँ पर अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया जाता तो वो भारी पड़ता उस उम्मीदवार के लिए जो सपा से थी, जो कि दलित भी है, जाटव भी है, और जो कि मुसलमानों का सारा वोट भी ले रही है। पर बीएसपी ने वहाँ पर त्यागी को दे दिया, और त्यागी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक है। तो बीएसपी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही कट करती नजर आ रही थी। उसी प्रकार जैसे मुजफ्फरनगर जैसी क्रूशियल सीट, मैं क्रूशियल सीट की बात कर रहा हूँ, मेरठ एक क्रूशियल सीट थी, अरुण गोविल खड़े थे। मुजफ्फरनगर एक क्रूशियल सीट थी, वहाँ से संजीव बालियान खड़े थे, और संजीव बालियान के खिलाफ एक प्रजापति खड़ा किया बीएसपी ने, और प्रजापति वोट अगर प्रजापति समाज को नहीं जाता तो वो बीजेपी को जाता, और एक तरह से उन्होंने चैलेंज बीजेपी के लिए खड़ा कर दिया। या फिर सीट जो फतेहपुर सीकरी की थी, फतेहपुर सीकरी में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत, लेकिन वहाँ पर जो कैंडिडेट दे दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीएसपी ने, वो ब्राह्मण कैंडिडेट बहुत मजबूत है, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, और अगर वो वोट काट लेते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नुकसान का सौदा था। वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी वहाँ मुख्य पार्टी थी, उसके लिए तो उतना नुकसान नहीं होता। तो ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का नया मिजाज दिखा, इसमें भी लगा जैसे कि आकाश आनंद का इनपुट है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे थे, और टिकट सिलेक्शन जो हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट कर रही थी, जब तक कि 28 तारीख की ये घटना नहीं घट गई जो सीतापुर में घटी। और सीतापुर में एक ऐसा भाषण दिया गया जो योगी सरकार के खिलाफ था। अगर ये भाषण ही जिम्मेदार है, तो वो जो आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है कि बसपा भी एक तरह से, मायावती जी भी बी टीम की तरह काम करती हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या लीग से हट गए थे आकाश आनंद, जो कि उनकी पार्टी की लाइन को सूट नहीं कर रहा था,
इसीलिए उनको हटा दिया गया। और संदेश क्या देने की कोशिश मायावती जी की तरफ से, उस बात को सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं कि क्या कि सीधे सीधे अगर टारगेट किसी ने भी उनकी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी पे किया तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका क्या ये एक सीधा सा मीनिंग नहीं निकाला जाएगा? देखिए, भाषणों में अमूमन जिस तरह की शब्दावली का आजकल प्रयोग हो रहा है, बहुत से केसेस फाइल हो सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किसके खिलाफ कितना केस फाइल करना चाहते हैं। मसलन राहुल गांधी भी जैसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं, बहुत अग्रेसिव हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी के सब स्टार कैंपेनर मोदी जी भी हैं, वो भी लाइन ले लेते हैं कभी कभी। लेकिन अमूमन भारतीय लोकतंत्र में थोड़ा सा नजरअंदाज करके चीज़ों को चला जाता है, और जाहिर है जहाँ केसेस फाइल हो सकती हैं वहाँ नहीं भी की जाती हैं, है ना। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 ऐसे बोल देते हैं। सबको पता है कि आप क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश, लेकिन आपके साथ वो बर्ताव नहीं करता। आपके खिलाफ चुनाव आयोग नहीं जाया जाता है, क्योंकि आपकी कोशिश थी एक नैरेटिव सेट कर देने की, उसमें आप सफल हो गए। आपने डैश 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 भी बोल दिया तो आप पर केस तो बन जाता है। इंटेंशन भी तो देखा जाता है ना, लॉ में इंटेंट बहुत बड़ी चीज होती है। मेंस रेया बोलते हैं उसको, कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चढ़ा देता है तो उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। इट्स ए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, है ना। आप गलती से हो गया, जबकि मौत ही हुई है, जान ही गई है, लेकिन इट इज नॉट मर्डर। तो इंटेंशन बहुत बड़ी चीज होती है। इफ द मोटिव इज नॉट देयर तो वो क्राइम उस दर्जे का क्राइम नहीं रह जाता। बिल्कुल, क्राइम तभी होता है जब मोटिव से वो एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ तो मोटिव है ना। जब आप कहते हैं गोली मारो डैश डैश डैश, तो मोटिव तो फुलफिल हो रहा है, फिर भी केस दर्ज नहीं होता है। तो इसलिए क्योंकि एक मान के चला जाता है कि ये चुनावी हीट में बोली गई बातें हैं, चुनाव के तुरंत बाद कोई इस तरह से बात नहीं करता, और वो जो है हकीकत भी है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आकाश आनंद ने उस दिन 28 अप्रैल को बोली जो बात, वो बात बोल करके उनको एहसास भी हो गया, तो उन्होंने तुरंत बोला कि अगर किसी को बुरा लगता है, अगर चुनाव आयोग को लगता है, तो वो आए ज़मीन पर देखें कि यहाँ के लोगों का क्या हाल है। एहसास उनको उसी दिन शायद हो गया था, पर उनकी एग्रेसिवनेस जो है वो लोग पसंद कर रहे थे। भीड़ बहुत बढ़ रही थी, और आने वाले दिनों में हर जगह जहाँ बीएसपी ने उम्मीदवार खड़े कर रखे थे, उनके भाषणों की डिमांड आ रही थी। और मेरी तो जानकारी ये है कि उनकी डिमांड मायावती जी की डिमांड से ज़्यादा आ रही थी। इतना ज़्यादा उनके भाषणों का डिमांड था, उनकी मौजूदगी का डिमांड था। वो चुनाव भी, वोट भी देने जा रहे हैं तो लोग उनको कवर कर रहे हैं, वो कहीं भी जा रहे हैं, मीडिया लगातार उनको कवर कर रही थी। 1-to-1 इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों में उनके चल रहे थे। और एक तरह से वो जिसको कहा जाता है कि बीएसपी के न्यू फाइंड थे इस चुनाव में, और बीएसपी उनके जरिए एक आकार लेती हुई दिखाई पड़ रही। युवा एक नेता जो इस तरह से आक्रामक है। हाँ, वो और केवल युवाओं को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जो बीएसपी की जो कोर आइडियोलॉजी है उसको लेकर के वो सामने खड़ा हो गया है। तो ऐसा लग रहा था कि सुषुप्तावस्था में फिलहाल जो बीएसपी को कहा जाता था, वो एकदम अचानक से वो एकदम जाग गई है और वो फाइट कर रही है। इसी बीच घटना जौनपुर वाली घट गई, और सब कुछ तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जौनपुर में चुनाव तो लड़ना था, धनंजय सिंह की पत्नी को सब कुछ सेट भी था, सब कुछ सेट था, वो अब नॉमिनेशन फाइल करने जाती। इसी बीच एक तरफ केस फाइल होता है आकाश आनंद की तरफ के खिलाफ, दूसरी तरफ धनंजय सिंह को पता नहीं अचानक बेल मिल जाती है। अब ये तीनों चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं दर्शक समझ सकते हैं, हमारी समझ इतनी नहीं है। तो सब कुछ ऐसा लगा कि लिंक्ड है क्या। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है राजनीतिक तौर पर? उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है? आकाश आनंद आप परिपक्व हैं, मायावती जी खुद ही कह रही हैं। अब खुद ही अगर आप इस बात को कह देंगे कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपरिपक्व है अभी, तो आने वाले दिनों में अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, तब क्या 2 साल में वो परिपक्व हो जाएंगे? ऐसी कौन सी गुत्थी उनको पिला दी ऐसा जाएगी? आरोप लगा दिया गया जो कि आने वाले 2 दिन में भी खत्म आप कर सकते हैं और 10 साल तक खत्म नहीं कर सकते हैं। अपरिपक्व होना या परिपक्व होना ये इस पोजीशन से है कि आप खड़े होकर देख
उसे 6 के रूप में देख रहे हैं या 9 के रूप में अब देख जैसे रहे हैं। राहुल गांधी पर यही आरोप लगता है कि अब वो उतने परिपक्व नहीं थे कि मनमोहन सिंह जी को बैठाना पड़ा, नहीं तो बैठाने को तो उनको भी बैठा देते, कोई रोक भी नहीं सकता था उस टाइम पे, इस तरह की परिस्थितियां थी। मायावती जी के कंट्रोल में पूरी पार्टी थी, लेकिन वो जो क्या एक गलती उसे कहेंगे या क्या कहेंगे, वो क्या दोहरा दी गई है दोबारा से मायावती जी की तरफ से आकाश आनंद को लेकर? इस बात को समझिए कि परिपक्वता का आरोप अगर विपक्ष लगाता कि भाई ऐसी भाषणों के बाद इनकी परिपक्वता का पता चलता है, तो बात फिर भी समझ में आती है। बिल्कुल। मायावती जी क्यों लगा रही हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि मायावती जी खुद मेन पोजीशन में अभी रहेंगी कुछ दिन। उन्होंने उत्तराधिकारी भले नियुक्त कर दिया, अब उत्तराधिकारी के नियुक्ति के बाद होने ये लगता है कि इंतजार शुरू हो जाता है कि भाई अब थोड़ा थोड़ा इनका समय खत्म हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्टिंग और वो शिफ्टिंग हो जाएगी, लोग बाग उधर जमा होना शुरू हो जाते हैं, एक पैरेलल पावर सेंटर क्रिएट हो जाता है। और वो कितना भी करीब का व्यक्ति क्यों ना हो, मायावती जी ने जिस आंदोलन को खड़ा किया है, जिस मूवमेंट के शीर्ष पर अभी हैं वो कहीं ना कहीं उसका जो है एक स्थिति डावाडोल सी हुई होगी। बहुत से लोग जो उनके पास आते होंगे वो उधर जाकर के अपने आप को सोचते होंगे कि मेरा काम हो गया। तो ऐसी बातें मुझे लगता है कि देखिए, तीसरे चरण का मतदान था, उसी दिन ये फैसला आता है। 1-2 दिन इंतजार करके चीज़ों को, या 1-2 दिन पहले भी लिया जा सकता था, उसी दिन ये फैसला आया। तो इस फैसले को लेने की एक जल्दी थी। दूसरी ये कि अगर किसी ने आरोप लगाया होता तो बात समझ में आती है। ये तो खुद ही जिन्होंने बनाया था उन्होंने ही लगा दिया। अब ये अपरिपक्वता का जो आरोप है उनके ऊपर, ये चस्पा हो गया। मायावती जी जिन्हें इनको उत्तराधिकारी बनाना है, अभी तक तो यही स्थिति थी, वो किसी व्यक्ति पर अपरिपक्व होने का कैसे आरोप लगा दे सकती हैं? ये बहुत राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ा आरोप हो जाता है, अपरिपक्वता। हो सकता है 10 साल बाद भी परिपक्व न कहलाएं। बिल्कुल। जब भी वो अग्रेसिव भाषण देंगे, लोग बोल दिया करेंगे बहन जी सही कहती थी, ये अपरिपक्व है। हाँ, बहुत आसानी से उनके पूरे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर दिया गया है। लोग दूसरे जो हैं जोश में बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तेजस्वी यादव बोलते हैं तो, जब जोश में बोलते हैं चिराग पासवान, बहुत अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि वाह क्या नेता है, क्या बोलता है। लेकिन आकाश आनंद बोल गए तो वो अपरिपक्व हो गए। किसने बोला? ये बहन जी ने बोला। कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है या कांग्रेस बोल रही है, ये तो उन्होंने बोल बहन जी के बोलने पर कि अपरिपक्व हैं, क्या वो बचाने की कोशिश कर रही हैं आकाश आनंद को? क्योंकि उनके ऊपर केस फाइल हुआ, इधर आपने जौनपुर वाली जो घटना बताई, नहीं, तो केस उसके फाइल होना बड़ी बात नहीं होती। इसके क्या मायावती जी के लिए कुछ और मायने थे जिसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ा, मजबूरन करना पड़ा, और ये एक साजिश के तहत हुआ? देखिए, केसेस तो बहन जी पर भी हैं, क्या राजनीति खत्म हो गई? और एक नहीं, कई केसेस हैं। और वो नेता ही क्या जिस पर केस ना हो? और केस ना हो। इसलिए आकाश आनंद और व्यक्ति परिस्थितियों से भी सीखता है। जाहिर है कि केस के बाद वो अपने अगले भाषण में ज़्यादा सावधान हो जाते। बिल्कुल। तो केस एक वजह नहीं हो सकती है, वजह थी और केस के जरिए उनको साध लिया गया। अब आगे किस तरह से देखें मायावती जी की राजनीति को और आकाश आनंद की, खास तौर पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं? अब मायावती जी को ये आरोप जो उन पर लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, वो हटने लग गया था आकाश आनंद की वजह से, उस आरोप को फिर से चस्पा होते झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनके पास सीटें नहीं आती हैं तो फिर जाहिर है कि उनकी पॉलिटिकल वॉइस कमज़ोर होगी। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और बी टीम और इस तरह के आरोप वगैरह उन्होंने लगा दिए कि भाई आपने ऐसा जो किया तो क्यों किया, इसका मतलब आपके ऊपर दबाव है। एक ऐसे व्यक्ति को आपने रोक लिया जो कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचा सकता था। तो उन्होंने वापस पलटवार भी किया है कि अपनी स्थिति देख लो, अपनी पार्टी की स्थिति देख लो, और हमारे उम्मीदवारों की बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब ठीक है, लेकिन जो चीज़ें एक संदेश के तौर पर बाहर आ जाती हैं वो किसी भी बचाव सफाई इससे जाती नहीं है। आकाश आनंद का इस चुनाव में उभरना और चुनाव के बीचों बीच चक्रघिन्नी की तरह खत्म हो जाना, जो दिवाली में पटाखे होते हैं, कई होते हैं फिस हो जाते हैं, वो आए और ऐसा नाचे कि अचानक से सब कुछ लगा कि उन्हीं के आसपास हो रहा है, और उसके बाद
उन्हें बुझा दिया गया। तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे, और मुझे लगता है कि अभी तक हम सिर्फ आधा जानते हैं पूरी कहानी का, अभी आधी कहानी बाकी। अभी मायावती जी के मन की बात क्या है ये तो खैर या तो कोई खुलासा करे तभी पता चले। लेकिन 3 चरण हो चुके हैं, 3 चरण संपन्न हो चुके हैं, चौथे चरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 7 चरण होने हैं। अब क्या लग रहा है, जो ऊपर जा रही थी, जो ग्राफ था ऊपर जा रहा था आकाश आनंद की वजह से, अब वो नीचे गिरेगा, और जो उनके वोट बैंक पर भी क्या इसका असर पड़ेगा? आकाश आनंद को हटाने का असर क्या अब इलेक्टोरली भुगतना पड़ेगा बीएसपी को? देखिए, बीएसपी को सीटें नहीं आ रही हैं। मायावती जी इस कारण से भी हो सकता है कि आकाश आनंद को उन्होंने पीछे खींचा होगा कि इनके ऊपर चस्पा हो जाएगा। जिस तरह का चुनाव लड़ा है, बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है, नो डाउट बीएसपी ने, पर सीटें लाने के लिए एक दूसरी बात होती है, वो कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अभी पूरा चुनाव हुआ ही कहाँ था? हाँ, फिर भी उनका तीन चरण में उनको पता चल गया। उनका मजबूत जो क्षेत्र था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। हाँ। अगर आप याद करें तो पिछली बार 10 सीटें उनको इसी क्षेत्र से आई थी। इस क्षेत्र में नहीं है उनके पास इस बार सीटें, वो जीत नहीं रहे हैं, अकेले फोर्स के रूप में लड़ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस सपा गठबंधन है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। पिछली बार वो सपा के साथ थे तो 10 सीटें आई थी। तो पश्चिम में अगर आप देख लिया कि आपको नहीं आने वाली है, उसके बाद उनको खींचा, तो कम से कम उनके ऊपर दाग नहीं लगेगा। मायावती जी का एक गणित ये भी हो सकता है कि जो लगना है हम पे लगे, कि भाई हमारे नेतृत्व में पार्टी डूबी, इन पर न लगे, क्योंकि 2027 में इनको फिर से उतारना है। आकाश आनंद लीड करेंगे, और उस वक्त वो लीड करने लायक बचे। पॉलिटिकली ये ज़रूरी था इनको पीछे खींच लिया जाए, संभवतः केस ने उनको मौका दे दिया। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक नेता के ऊपर जब तक ये दाग ना लगे कि उसने संघर्ष किया और चलिए वो हार गया, वो ज़्यादा बड़ा नेता है, या फिर वो ज़्यादा बड़ा नेता हो जाएगा कि उसने संघर्ष कर रहा था, उसके पैर पीछे खींच लिए गए, और अगले चुनाव में फ्रेश एकदम फिर से नई शुरुआत की जाए? कौन बड़ा नेता जो जनता को ज़्यादा लोकप्रिय होगा? कौन लड़ने वाला, या फिर जिसकी टांग खींच ली गई है वो नेता हमेशा सक्सेसफुल हो जाता है जिसके बारे में जनता ये मानती है कि इसके साथ अन्याय हो गया। वो नेता हमेशा सक्सेसफुल होता है, चाहे वो सड़कों पर उतरे या ना उतरे। और पार्टी ही कर दे अन्याय तो अब ये नई सिचुएशन है, ये नई सिचुएशन है, इसीलिए ये दिक्कत है। और रहा सवाल कि सड़कों पर उतरना, तो वो तो एक मस्ट होता है ना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके बिना नहीं हो सकता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अगर करनी है आपको, तो एक तो सहानुभूति हो, और वो सहानुभूति को लेकर के आप सड़क पर दिखाई पड़े। अपने भाषणों के जरिए पॉपुलर दिख रहे थे, वो लोगों के बीच जा रहे थे। हो सकता है कि इसके बाद वो सड़कों पर जाते तो बड़ा अच्छा उनके लिए क्षमा बनता। हो सकता है अभी भी बंधे कि भाई इनको दबवाया गया है, इनके विरोधियों ने मायावती जी से कहे कि इनको दबवा दिया है। तो एक फायदा इस पूरे प्रकरण में उनको जरूर हुआ है, आकाश आनंद को, बशर्ते कि वो अभी भी उभर के बाहर आकर के लोगों के बीच आने का जज्बा रखते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल है कि लोग किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं जिसको लगता है कि यार इसके साथ अन्याय हो गया, बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। आप शीला दीक्षित के लड़के संदीप दीक्षित हैं, आज की तारीख में उनके पास पॉलिटिकल कोई स्पेस नहीं बचा है, पर शीला दीक्षित का इस दिल्ली शहर में बहुत गुडविल है। अगर वो कंधे पर झोला उठाकर घूमने लगते सड़कों पर, है ना, उनकी पहचान अलग होती। बिल्कुल, वो 2 बार के सांसद हैं, उनकी सीट लेकर कन्हैया कुमार को दे दी गई। उनका मानना है ये, वो इस लायक नहीं समझे गए। जबकि ये दिल्ली शहर जो है, आज की तारीख में भी कहा जाता है कि इसका विकास जो है वो शीला दीक्षित के हाथों हुआ था। मेट्रो हो चाहे फ्लाईओवर्स हो। अब उसका लड़का भी अगर लेगेसी नहीं अपना संभाल पाया, उनकी सीट छोड़ करके बाहर दूर बिहार से आए व्यक्ति को दे दी गई है, तो इसका मतलब है कि संघर्ष का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आकाश आनंद के लिए अभी तो शुरुआत है, ये पहला झटका है, और अगर वो इस झटके को पॉजिटिव रूप देखते हुए संघर्ष करते हैं तो आगे जाएंगे। बहन जी का ये कदम बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है कि वो उनके भतीजे हैं,
उन्हें बचाने की गरज से भी किया गया हो, कोई दबाव हो, कोई बात हो और उनको बचाना ज़रूरी हो, उन्होंने कदम लिया है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अगर आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया है और वो उत्तराधिकारी के तौर पर अब नहीं वो कर रहे हैं, तो क्या वो प्रचार भी नहीं करेंगे? क्या अपनी अपनी पार्टी के लिए जो उम्मीदवार हैं, एक नेता के तौर पर तो उनकी पहचान है ही, क्या वो दोबारा मंच पे हमें नजर नहीं आएंगे? ये जो चुनाव हो नहीं, रहा है आगे, ऐसा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और कोई नए कार्यक्रम जो मांगे जा रहे हैं वो लगाया नहीं गया है। चलिए, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो 1 मई से किसी भी कार्यक्रम में नहीं गए हैं। आज हम लोग 8 मई को बात कर रहे हैं, उनके इस बीच में 3 से 4 दिनों के कार्यक्रम थे, वो रद्द कर दिए गए हैं और नई तारीखें भी अलॉट नहीं की गई। चलिए, तो अब आकाश आनंद तो पिक्चर से हटा दिए गए हैं और हटाने वाली खुद मायावती जी हैं। तो अब चर्चा हम लोगों ने इतनी लंबी की, लेकिन कुछ निकल कर सामने बहुत ज़्यादा आया हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें थी, जो तथ्य थे, वो हमने आपके सामने रखे, संजीव जी ने बताए। तो आपको क्या लगता है, आकाश आनंद को अगर हटाया गया है, जिम्मेदारियां उनसे ली गई हैं, तो क्या आप परिपक्व होना ही वजह है या फिर वजह कुछ और है जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे थे? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।